वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी मूवी का नाम वेलईपोकल है। ये स्टोरी शुरुआत में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग जरूर लगेगी, लेकिन जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी इसमें आने वाले टर्न्स एंड ट्विस्ट आपके दिमाग को हिला के रख देगी। स्पेशली इसका क्लाइमेक्स सीन बिल्कुल अनइमेजिनेबल। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रुद्रन को देखते हैं जो दिन दहाड़े एक घर में घुसकर एक लेडी को मार डालता है और फिर उसके हस्बैंड को भी। तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पे पड़ती है तो वो उसे भी गला दबा के मार देता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि रुद्रन एक पुलिस ऑफिसर है जो हर क्राइम के बाद खुद को एज ए क्रिमिनल इमेजिन करता है ताकि वो पूरे क्राइम को अच्छी तरह से समझ सके। इसी के चलते हमने पहले सीन में रुद्रन को एज ए क्रिमिनल देखा था। खैर अब इस घर में एक कुत्ता भी था जो फिलहाल घर से बाहर कहीं छुपा हुआ था। अब रुद्रन यहाँ नोटिस करता है कि वो कुत्ता घर में आने से डर रहा था। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो वो अंदर नहीं आ रहा था। इस पे रुद्रन को शक होने लगा कि ये कुत्ता अपने ही घर में आने से क्यों डर रहा है, और तो और क्राइम के वक्त ये भौंका क्यों नहीं। तभी रुद्रन के हाथ एक मोबाइल फोन लगता है जिसमें डॉग टॉन्ट नाम का एक ऐप होता है और इस एप्लीकेशन को ऑन करने पर कुछ हाई फ्रीक्वेंसी निकलती है जिससे कुत्ते को कंट्रोल किया जा सकता है और शायद किलर ने भी इसका इस्तेमाल किया होगा। अब सारा मामला समझते हुए रुद्रन आसपास के सभी सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता है, जहां काफी छानबीन के बाद वो उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड को एज ए किलर कंफर्म कर देता है। जहां सीनियर के पूछने पे वो बताता है कि अक्सर इस तरह के ऐप उस एरिया में सिक्योरिटी गार्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई कुत्ता यूं अपार्टमेंट में घुस ना जाए। और दूसरी बात यह है कि लड़की के नाखून में हमें कपड़े का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा मिला और वैसा ही टुकड़ा उस सिक्योरिटी गार्ड की टोपी से गायब था और जिसे वो छुपा रहा था। और इस तरह हमने मेन कल्प्रिट को कंफर्म कर लिया। अब इस केस के सॉल्व हो जाने के बाद यहाँ हमें पता चलता है कि आज रुद्रन का आखिरी दिन था एज अ पुलिस ऑफिसर और अब वो रिटायर हो रहा है। इस पे उसका सीनियर और खास दोस्त उसे यूएसए भेज रहा है इसके बेटे के पास। लेकिन रुद्रन अपने बेटे के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि वो उसे किसी बात को लेकर नाराज है। असल में रुद्रन के बेटे ने वहाँ एक फॉरेनर लड़की से शादी कर ली और अपने बाप को बताया भी नहीं। इधर दूसरी तरफ यूएसए में हम ईथन को देखते हैं जिसे एक रेस्टोरेंट में एक आदमी एक लड़की की फोटो देता है, तो दूसरे सीन में ईथन उस लड़की को किडनैप करके अपने घर ले आता है जहाँ वो ड्रग के नशे की हालत में उस लड़की के साथ गलत काम करता है। ईथन के घर में हम एक और लड़की को देखते हैं, इसका नाम है निकोल, जो काफी डरी हुई और घबराई हुई लग रही थी। उधर दूसरी तरफ रुद्रन यूएसए में अपने बेटे अजय के पास पहुंच जाता है। अपने पिता को इतने टाइम बाद मिलकर अजय की आंखों में अलग ही खुशी होती है, जबकि रुद्रन अभी भी अजय से नाराज होता है। अब घर में हम अजय की पत्नी एलिस को देखते हैं, जहां एलिस रुद्रन के लिए कॉफी बना के लाती है, लेकिन रुद्रन ना तो कॉफी लेता है और ना ही एलिस की तरफ पलट के देखता है। रुद्रन इतने लंबे सफर के बाद थक गया था, इसलिए सीधे अपने कमरे में जाके सो जाता है। अब अगली सुबह रुद्रन जब घर से बाहर घूमने निकलता है तो वो वहाँ देखता है कि पॉल और शेल्डन नाम के दो आदमी कैर्लोस से मिलने आते हैं, जहाँ पॉल कैर्लोस को एक बैग देता है और कैर्लोस उस बैग को छुपाते हुए अंदर चला जाता है। उधर टीवी में एक न्यूज आती है कि पास के एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से काफी लोग जख्मी हो गए हैं और तो कई लोग अपने घर को खो चुके हैं। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि रुद्रन यहाँ का खाना खा खा के पक चुका था और इंडियन खाने को मिस कर रहा था। इस पे एलिस अजय को कहती है कि तुम पापा को मॉल ले जाओ जहां वो अपने पसंद की इंडियन चीजें खरीद सकें। अब मॉल में रुद्रन की मुलाकात भारती नाम के आदमी से होती है। अब अनजान देश में अपने देश का आदमी मिल जाए तो अलग ही खुशी होती है। इसी तरह रुद्रन की भी भारती से पहली मुलाकात में ही दोस्ती हो जाती है और इसी मॉल में भारती की भी फैमिली होती है। यहाँ हम भारती की बेटी रम्या को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि अजय और रम्या एक ही ऑफिस में काम करते हैं और रोज साथ में एक ही कार में ऑफिस जाते हैं। उसी इलाके में एक और आदमी रहता है जिसका नाम है मजीद, जिसे भारती हमेशा शक की निगाहों से देखता रहता है, मानो मजीद कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हो। अब शॉपिंग के बाद जब मजीद घर आता है तभी एक आदमी एक बच्चे को लेकर उसके घर आता है, जहाँ मजीद जबरदस्ती उस बच्चे को एक रूम में बंद कर देता है। अब वो दूसरा आदमी उस बच्चे को मजीद के पास छोड़ के वहाँ से चले जाता है।
इधर दूसरी तरफ एलिस इस बात से दुखी होती है कि उसके फादर इन लॉ यानी ससुर रुद्रन उससे अभी तक बात नहीं की। यहाँ अजय एलिस को समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द पापा का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो तुमसे बात करने लगेंगे। अगले सीन में हम फिर से ईथन को देखते हैं जो काम से घर लौटता है, जहाँ उसके घर में कैद निकोल उसके आने से पहले ही टेबल पर ड्रग तैयार रखती है ताकि ड्रग एडिक्ट ईथन आते ही अपना डोज ले सके। और जब भी निकोल ड्रग रखने में कोई गड़बड़ी करती तो इस पे ईथन उसको और उसकी माँ को खूब टॉर्चर करता। यहाँ निकोल की माँ को देख के लगता है कि वो पैरालाइज्ड है। उधर अगली सुबह रुद्रन जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो उसकी नजर एक लेडी पे पड़ती है जिसका नाम है मोना। मोना और उसका बॉयफ्रेंड जेफ वहीं पड़ोस में रहते हैं। इधर रुद्रन और भारती की दोस्ती और गहरी हो चुकी थी, जहां ये दोनों साथ में घूमते फिरते और पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जहां रुद्रन अपने इलाके में एक अजीब चीज नोटिस करता है। असल में उस इलाके में एक मेल बॉक्स होता है, जहां हर रोज एक आदमी छुप छुपा के एक बैग उस मेल बॉक्स में रख देता है, तो वहीं दूसरा आदमी बाद में आके उस बैग को निकाल लेता है। इस तरह ये सिलसिला हर रोज चलता है। रुद्रन को एक बात समझ नहीं आती कि आखिर मामला क्या है। खैर कुछ टाइम बाद एक दिन रुद्रन देखता है कि कार्लोस और शेल्डन किसी बात पे झगड़ा कर रहे होते हैं, जहां शेल्डन कार्लोस को डरा रहा होता है। ये देखते ही रुद्रन शेल्डन को पीटने लगता है और इस तरह वो कार्लोस को बचा लेता है। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। अब मैटर आगे बढ़ता उससे पहले अजय अपने पापा को वहाँ से बचा लेता है। अजय यहाँ रुद्रन को कहता है कि पापा आपको दूसरों के मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये इंडिया नहीं है। अब अजय, एलिस और रुद्रन जब घर लौट रहे होते हैं तभी वहाँ शेल्डन का साथी पॉल आता है रुद्रन को मारने ताकि वह शेल्डन का बदला ले सके। लेकिन तभी वहाँ मोना आती है और पॉल को पुलिस के नाम पर डरा धमका के वहाँ से भगा देती है। इधर अजय के डांटने की वजह से रुद्रन और अपसेट हो चुका था। इस पे एलिस कहती है कि क्यों न कल हम पापा को बाहर टूर पे ले जाएं ताकि पापा का मूड भी ठीक हो जाए और आज जो भी झगड़ा हुआ वो मामला भी ठंडा पड़ जाएगा। इस पर अजय राजी हो जाता है, लेकिन तभी एलिस अपना ऑफिस का शेड्यूल देखते हुए कहती है कि मेरी कल बैक टू बैक मीटिंग्स है जो मैं किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकती, इसलिए तुम और पापा हो आओ। अगले दिन मोना और उसके बॉयफ्रेंड जेफ के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसपे मोना जेफ को घर से बाहर निकाल देती है और जेफ भी वहाँ से गुस्से में चले जाता है। उधर दूसरी तरफ दोनों बाप बेटे खूब घूमते फिरते हैं, जहाँ धीरे धीरे रुद्रन के मुरझाए चेहरे पे अलग ही खुशी आ जाती है। अब टूर के बाद जब ये घर वापस लौटते हैं तो इनके इलाके में पुलिस आई होती है, जहाँ पुलिस आसपास के लोगों से, मस्जिद से और जेफ से पूछताछ कर रही होती है। इधर रुद्रन भारती से पूछता है कि ये पुलिस यहाँ क्यों आई है। इस पे भारती बताता है कि असल में मोना मिसिंग है। ये सुनते ही रुद्रन के अंदर का पुलिस वाला जाग जाता है और वो वहाँ के पुलिस की हेल्प करने के लिए उनसे जा मिलता है। लेकिन वहाँ की पुलिस रुद्रन को इस मैटर से दूर रहने को कहती है और उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। लेकिन घर आकर भी रुद्रन मोना के मिसिंग के बारे में सोचने लगता है कि किसने किया होगा ये काम। अब रुद्रन फिर से खुद को एज अ किडनैपर इमेजिन करने लगता है ताकि वो मोना के किडनैप होने के पीछे के मोटिव को जान सके। रुद्रन यहाँ सोचता है कि मोना को उसके घर के अंदर से किडनैप किया गया था, यानी शायद वो किडनैपर को जानती थी, इसलिए उसे अंदर आने दिया होगा। अब इस तहकीकात के चलते उसी रात रुद्रन छुप छुपा के मोना के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसके हाथ कोई खास सबूत नहीं लगता और वो बाहर आ जाता है। तभी बाहर उसे पुलिस मिलती है, जहाँ पुलिस के पूछने पर वो कोई सा बहाना बनाने लगता है कि वो तो जस्ट वॉकिंग करने के लिए बाहर निकला है। इधर अगले दिन 3 लोग ईथन के घर आते हैं और उसे काफी सारा ड्रग्स देते हैं, जिसके बदले ईथन इन तीनों को उस दिन किडनैप की हुई लड़की दे देता है, यानी ड्रग्स के बदले किडनैप की लड़कियों का सौदा। तभी उनमें से एक की नजर निकोल पे पड़ती है। अब वो आदमी ईथन से निकोल की प्राइस पूछने लगता है, जहाँ ईथन उसे इशारों में प्राइस बताता है। अब वापस जाते जाते उस आदमी का सेलफोन हड़बड़ी में वहीं छूट जाता है, जो निकोल के हाथ लग जाता है। इधर दूसरी तरफ रुद्रन मनी मन ये ठान लेता है कि वो जैसे तैसे मोना के किडनैपर को पकड़ के रहेगा। इसके चलते वो भारती के साथ मोना के फोटो स्टूडियो जाता है और वहाँ पे फोटो खिंचवाने के बहाने रुद्रन अंदर जाता है, जहाँ उसे ये बात पता चलती है कि मोना के मिसिंग वाले दिन
वो फोटो स्टूडियो नहीं आई थी, यानी वो पूरे दिन अपने घर में ही थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रुद्रन और भारती की फैमिली साथ में खाना खा रही होती है, जहां थोड़ी देर में ये सभी मोना के मिसिंग वाली बात करने लगते हैं। यह बातों ही बातों में रम्या कहती है कि मोना को उसके बॉयफ्रेंड जेफ ने ही किडनैप किया होगा, क्योंकि उसी दिन उससे उसका झगड़ा हुआ था। इस पे रुद्रन कहता है कि नहीं, ये काम जेफ का नहीं है, ये काम किसी और का है। तुम अभी इन सब चीजों को समझने के लिए काफी मैच्योर हो। रुद्रन यहाँ भारती से ये भी कहता है कि तुम रम्या की पहले शादी करवा दो। ये सुनते ही रम्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रुद्रन अचानक रम्या को यूं गुस्से में देख कुछ समझ नहीं पाता। अब अगले दिन भारती रुद्रन को बताता है कि असल में हम लोग रम्या की वजह से यूएसए शिफ्ट हुए हैं। कुछ साल पहले रम्या का हस्बैंड किसी एक्सीडेंट में मर गया था, जिसके बाद रम्या पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी और फिर रम्या को संभालने के लिए मुझे और मेरी वाइफ को यूएसए आना पड़ा ताकि हम उसका ख्याल रख पाएं, और इसलिए कल शादी वाली बात पर वो गुस्सा हो गई थी। अब बातों ही बातों में रुद्रन को ध्यान आता है कि जिस रात वो मोना के घर सबूत इकट्ठा करने गया था, तो वहाँ बाहर उसने कार्लोस को देखा, जो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। रुद्रन यहाँ भारती को कहता है कि शायद कार्लोस का मोना की मिसिंग से कोई कनेक्शन जरूर है। ये सोच के ये दोनों कार्लोस से मिलने जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम नजीबा नाम की लड़की को देखते हैं, जो असल में कार्लोस की गर्लफ्रेंड होती है। यह नजीबा कार्लोस से फोन पे बात कर रही होती है, जहां कार्लोस नजीबा से मिलने के लिए उसे कहीं पर बुलाता है। लेकिन जब तक नजीबा वहां पहुंचती है, तब तक कोई आदमी कार्लोस पे पीछे से हमला करके उसे भी उसी पैटर्न में किडनैप कर लेता है जिस पैटर्न से मोना किडनैप हुई थी। यहाँ नजीबा खून देखकर सारा मैटर समझ जाती है और तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। उधर दूसरी तरफ निकोल उस सेल फोन में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है ताकि किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला सके, लेकिन घर के अंदर नेटवर्क न मिलने पर वो बाहर जाके नेटवर्क ढूंढती है। तभी वहां अचानक से ईथन आ जाता है और उधर डर के मारे निकोल के हाथ से वो फोन छूट के पानी में गिर जाता है और वो किसी को हेल्प के लिए नहीं बुला पाती। इधर न्यूज में कार्लोस की मिसिंग की खबर आ जाती है। रुद्रन कार्लोस से मिलता या उसे कुछ पूछता, उससे पहले वो भी गायब हो चुका था। ये सब देख के रुद्रन को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। पहले मोना मिसिंग हो गई और अब ये कार्लोस भी। कि तभी अजय वहाँ आ जाता है। रुद्रन को कहता है कि पापा, आप कब तक एलिस से यूं नाराज रहेंगे? वो हर रोज कोशिश करती है आपसे बात करने की, लेकिन आप हो कि उसे हमेशा इग्नोर करते रहते हो। आखिर ये कब तक चलेगा? ये सुनते ही रुद्रन भी अजय पे भड़क जाता है कि तुम पहले अपनी गलती देखो। अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम उससे प्यार करते हो और उसी से शादी करना चाहते हो, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? इस तरह से बाप बेटे के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है, जहां आखिर में अजय वहां से गुस्से में उठ के चला जाता है। अब अगले दिन रुद्रन भारती के साथ कार्लोस के क्राइम स्पॉट पे जाता है ताकि वहां से ये लोग कुछ सबूत इकट्ठा कर सकें। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करता, उससे पहले ही पुलिस वहां आ जाती है और रुद्रन को वहां से जाना पड़ता है। अब रास्ते में आते वक्त भारती रुद्रन को कहता है कि एलिस बहुत अच्छी लड़की है, जो हुआ उसे भूल जाओ और एलिस को अपना लो और उससे बात करो। अब उसी रात अजय घर आता है तो रुद्रन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अजय रुद्रन पे ध्यान दिए बिना अपने रूम में चले जाता है। इधर दूसरी तरफ ईथन के पास एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती है, जिसे देखते ही निकोल को पहली बार बचने की उम्मीद लगती है और वो उस पुलिस ऑफिसर को इशारे में हेल्प के लिए बोलती है। लेकिन असल में वो यहाँ ईथन से ड्रग्स लेने आई थी, यानी वो भी ईथन के साथ मिली हुई थी। अगली सुबह रुद्रन फिर से कार्लोस के क्राइम स्पॉट की तहकीकात के लिए घर से निकलता है कि तभी एलिस रुद्रन को सुबह सुबह बाहर जाते हुए देख लेती है। इस पे रुद्रन आज पहली बार एलिस को गुड मॉर्निंग विश करता है, जिसे सुन के एलिस की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। खैर उसके बाद रुद्रन भारती के साथ उस क्राइम स्पॉट पे जाता है, लेकिन अब तक सारे सबूत मिट चुके थे। वो जगह इतना साफ हो गया था कि ऐसा लग रहा था वहाँ कोई किडनैपिंग हुई ना हो। तभी इन दोनों की नजर पॉल पर पड़ती है, जो वहाँ से कहीं जा रहा होता है। रुद्रन को पहले ही पॉल पर थोड़ा बहुत शक था, इसलिए अब ये दोनों पॉल का पीछा करते हैं, जहाँ ये नोटिस करते हैं कि पॉल रास्ते भर में कई अलग अलग लोगों से मिलता है और आखिर में वो एक शिप में बैठकर कहीं चला जाता है। लेकिन ये दोनों पॉल को शिप में आगे फॉलो नहीं कर पाते। अब वापस आते वक्त रास्ते में रुद्रन फिर से अपने इमेजिनेशन में चले जाता है, जिसमें इस बार वो अपने एजम्पशन के बेस पर
कार्लोस, मोना और पॉल इन सभी से पूछताछ करता है कि आखिरकार मोना और कार्लोस को किडनैप किसने किया होगा और क्यों। कहीं सच में मोना के बॉयफ्रेंड जिम्मी ने तो नहीं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि मोना के किडनैपिंग के बाद उसके घर में खून के इस तरह के धब्बे थे जिससे ऐसा लग रहा था मानो उसे घसीट कर किडनैप किया गया होगा। लेकिन जिम्मी तो फिजिकली स्ट्रांग है, तो उसे मोना को घसीटने की क्या जरूरत, वो तो उसे उठाकर भी किडनैप कर सकता है। यानी जरूर ये काम फिर किसी ऐसे आदमी का है जो शरीर से कमजोर यानी फिजिकली वीक है। अब ये सब सोचते सोचते रुद्रन और भारती घर वापस आ जाते हैं। तो इस बार फिर से पुलिस इनके इलाके में आई होती है, जहां इनको पता चलता है कि इस बार किडनैपिंग और किसी की नहीं बल्कि रुद्रन के बेटे यानी अजय की हुई है। जहां एलिस खूब रो रही होती है। तो ये सब सुनकर रुद्रन किसी गहरे सदमे में चले जाता है। अब अगली सुबह पुलिस रुद्रन और बाकी लोगों से पूछताछ करने के लिए इनके घर आती है, जहां रम्या पुलिस को बताती है कि कल सुबह अजय मेरे साथ ऑफिस नहीं आया और ना ही मेरा उसने फोन उठाया। मुझे लगा कि आज वो ऑफिस अकेले चला गया होगा। अब यहाँ पुलिस इनसे पूछती है कि क्या इन्हें किसी पर शक है। इस पे रम्या, एलिस और बाकी लोग पॉल का नाम बताते हैं, क्योंकि पॉल ही कुछ दिन पहले रुद्रन को मारने आया था। इस पे पुलिस अब पॉल के पास पूछताछ करने के लिए जाती है कि तभी कुछ लोग पुलिस की पॉल के साथ फोटो खींच लेते हैं और थोड़ी ही देर में ये फोटो सभी न्यूज चैनल पे आ जाती है और साथ में ये खबर फैल जाती है कि पुलिस बेवजह अफ्रीकन के पीछे पड़ी है और उन्हें तंग कर रही है। इसके चलते पॉल पुलिस के सवाल जवाब से बच जाता है। अगले दिन रुद्रन और भारती फिर से पॉल का पीछा करते हैं और इस बार ये दोनों उस शिप में भी बैठ जाते हैं और इस तरह ये दोनों पॉल का पीछा करते करते एक सुनसान जगह पहुंच जाते हैं। रुद्रन को शक था कि पॉल ने अजय, मोना और कार्लोस को यहीं छुपाया होगा, लेकिन असल में पॉल यहाँ अपने आदमियों के साथ ड्रग्स बना रहा था और रुद्रन ये देख लेता है और तभी पॉल के आदमी रुद्रन और भारती को पकड़ लेते हैं। अब ये लोग इन दोनों को कोई नुकसान पहुंचाते इससे पहले ही पुलिस वहां आके इन दोनों को बचा लेती है और पॉल और उसके आदमियों को ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लेती है। अब जब रुद्रन और भारती बाहर आते हैं तभी इनकी नजर झाड़ियों में एक लाश पर पड़ती है, जो असल में मोना की लाश थी। रुद्रन को समझ नहीं आता कि जब पॉल ने इन्हें नहीं मारा तो ये लाश यहाँ क्या कर रही है। इधर दूसरी तरफ निकोल इस बार जैसे तैसे ईथन की कार की डिक्की में बैठ के छुप छुपा के बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर उसे उसी दिन वाले ईथन के दोस्त दिखते हैं। कहीं वो लोग इसे पहचान न ले, इस डर से ये पास के रेस्टोरेंट में एक फैमिली के साथ जाके बैठ जाती है। वो लोग इससे पूछते हैं कि कौन हो बेटा तुम, क्या तुम खो गई हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। और इसी बीच ईथन की नजर निकोल पे पड़ जाती है। ईथन समझ जाता है कि निकोल ने भागने की कोशिश की। इसके चलते वो फिर से निकोल को जबरदस्ती वापस घर ले जाता है, जहाँ ये दोनों माँ बेटी को खूब मारता पीटता है। ज्यादा मारने पर उसकी माँ की वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद तो मानो जैसे निकोल टूट सी जाती है। उधर पुलिस वाले रुद्रन को बताते हैं कि मोना की डेड बॉडी पर जगह जगह इन्फेक्शन हो रखा है और इस तरह का इन्फेक्शन अक्सर डैंडेलियन के फूलों से होता है। अब वो रुद्रन को मैप में उन जगहों के बारे में बताती है जहाँ ये फूल पाए जाते हैं। यानी इसका साफ मतलब ये है कि किलर ने मोना को किसी ऐसे इलाके में मारा जहाँ ये फूल पाए जाते हैं और फिर उसकी बॉडी को पॉल के एरिया में जाके फेंक दिया ताकि सारा शक पॉल पर चला जाए। पॉल के अलावा अगर रुद्रन को किसी पर शक था तो वो था मस्जिद, क्योंकि हमेशा मस्जिद को देख के ऐसा लगता था मानो वो कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा हो। इसलिए मस्जिद से पूछताछ करने के लिए ये और भारती उसके घर जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर में रुद्रन को ऐसा एहसास होता है कि मस्जिद दूसरे कमरे में कुछ छुपा रहा है। ये सोचकर रुद्रन जबरदस्ती उस रूम में घुस जाता है और अंदर क्या चल रहा है वो देख लेता है। इसके बाद रुद्रन गुस्से में बाहर आ जाता है, जहाँ भारती उससे पूछता है कि आखिर आपने क्या देखा उस कमरे में। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में मस्जिद सीरिया के रेफ्यूजी को अपने यहाँ इलीगली शेल्टर दे रहा था और इसी के चलते एक आदमी बिछड़े लोगों को मस्जिद के पास लाके छोड़ता था और मस्जिद उसे अपने यहाँ पनाह देता था। अब रुद्रन के दोनों शक यानी पॉल और मस्जिद दोनों ही मोना, कार्लोस और अजय के किडनैपिंग से जुड़े नहीं होते, इसलिए उसे अब समझ नहीं आता कि वो क्या करे। और इसी फ्रस्ट्रेशन में रुद्रन पास में रखे कचड़े के डब्बे पे लात मारता है और वो डब्बा खाली होने की वजह से नीचे गिर पड़ता है। तभी रुद्रन के ध्यान में आता है कि मस्जिद के घर जाने से पहले तक ये कचड़े का डब्बा भरा हुआ था और अब खाली हो गया है।
तभी वो एक बात नोटिस करता है। वो तुरंत भाग के एलिस और रम्या के पास जाता है और उन्हें बताता है कि जिस दिन अजय मिसिंग हुआ था उस दिन हमारे इलाके में कचरे की गाड़ी आई थी और इसी तरह मोना और कार्लोस की मिसिंग वाले दिन भी कचरे की गाड़ी आई थी। शायद इनकी मिसिंग का उस कचरे की गाड़ी से जरूर कोई कनेक्शन है। तभी हमें पता चलता है कि असल में ईथन भी कचरा उठाने का काम करता है। उधर ये चारों तुरंत कचरे के डंप यार्ड में जाते हैं और वहाँ मेन रजिस्टर से इन्हें पता लगता है कि अजय की किडनैपिंग वाले दिन जो आदमी कचरा उठाने आया था उसका नाम है हंट। अब ये हंट से मिलते हैं और जहाँ रुद्रन इससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अगर तुम मेरे बेटे अजय की मिसिंग के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बता दो। इस पे हंट कहता है कि मुझे इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं, लेकिन हाँ उस दिन मैंने उस एरिया में एक ब्लैक ट्रक को देखा था। इधर रुद्रन हंट को अपना नंबर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई और बात याद आ जाए तो प्लीज मुझे फोन करके जरूर बताना। अब ये लोग वापस आ जाते हैं जहाँ रम्या रुद्रन और भारती को गाड़ी से घर पे उतार के खुद एलिस के साथ उसके स्कूल चली जाती है, क्योंकि एलिस ने अपनी कार वहीं स्कूल में छोड़ दी थी तो वो वहां से अपनी कार को पिक कर लेगी। इधर रुद्रन अपने बेटे अजय को ढूंढ पाने की पूरी उम्मीद खो देता है, लेकिन वो अपनी पूरी हिम्मत के साथ एक आखिरी कोशिश करता है जहां वो फिर से अपने इमेजिनेशन में चला जाता है, जहां इस बार वो रम्या से कुछ सवाल जवाब करता है और रम्या उसे बताती है कि अजय 2 दिन उसके साथ ऑफिस नहीं गया था। जिस दिन अजय मिसिंग हुआ था वो दिन और उससे पहले एक दिन अजय जब रात को घर आया था तो रुद्रन ने अजय के गले पर कुछ रैशेस और इन्फेक्शन के निशान देखे थे, ठीक वैसे निशान जो उसने मोना की डेड बॉडी पर देखे थे। यानी अजय उस दिन किसी ऐसी जगह गया था जहां डेंडेलियंस के फ्लावर उगते हैं। वैसे तो डेंडेलियंस के फ्लावर वाले काफी इलाके थे, लेकिन ओडिशा नाम का इलाका सबसे पास था और जहां से एक ही दिन में वापस आया जा सकता है, तो जरूर अजय भी ओडिशा ही गया होगा और वहां से उसी दिन लौटा। ये सोचकर रुद्रन भारती को कहता है कि तुम फटाफट एलिस और रम्या को कॉल करो, हमें तुरंत ओडिशा के लिए निकलना होगा। जरूर अजय ने ओडिशा में कुछ ऐसा देख लिया जिसके चलते उसकी किडनैपिंग हुई, लेकिन एलिस और रम्या दोनों का ही फोन नहीं लगता। इस पे रुद्रन और भारती ओडिशा के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ निकोल अपनी माँ की मौत पे इतनी दुखी होती है कि वो ईथन को मारने का प्लान करती है और तभी ईथन उधर अपनी ब्लैक ट्रक में आ जाता है और इसी ट्रक को हंट ने अजय की किडनैपिंग वाले दिन देखा था। खैर इसी ट्रक का पीछा करते करते रुद्रन और भारती भी उधर आ जाते हैं। उधर ईथन जैसे ही घर में एंटर करता है तो निकोल उधर पहले से ही बंदूक लेके खड़ी होती है और ईथन के अंदर घुसते ही निकोल बिना देरी किए उस पर गोली चला देती है और उसे वहीं मार डालती है। इधर ये दोनों भी जैसे अंदर आते हैं तो वहाँ एलिस रुद्रन पे बंदूक ताने खड़ी होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि निकोल ही एलिस है। अब यहाँ हम 12 साल पहले का फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ निकोल ने ईथन को मार दिया था। असल में ईथन निकोल का फादर था जो अपने नशे के चलते माँ बेटी को टॉर्चर करता था। निकोल ईथन को मारने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने कुत्ते को खिला देती है और उसी तरह निकोल ईथन के बाकी साथियों को भी ढूंढ ढूंढ के मार देती है और कुत्ते को खिला देती है और उसके बाद वो एक आजाद भरी जिंदगी जीने लगती है, जहां एक दिन एक आदमी उसे एक ऑर्फनेज में डाल देता है। ऑर्फनेज में भी निकोल अपने में खोई रहती और ना ही किसी से बात करती और हमेशा अकेलापन ढूंढती। असल में निकोल अब तक दुनिया पर भरोसा करना छोड़ चुकी थी और इस तरह वो वहीं ऑर्फनेज में पली बढ़ी जहां उसने अपना नाम निकोल से एलिस रख लिया और जब भी उसे कहीं पे कुछ गलत होते दिखता तो उसे अपना पास्ट याद आ जाता। इस पे एलिस उन गलत करने वालों को मार के उनके टुकड़े टुकड़े करके अपने कुत्ते को खिला देती। एलिस जब बड़ी हुई तो कॉलेज जाने लगी जहां उसे अजय से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन साइड बाय साइड एलिस ने अभी भी बुरे लोगों को मारने का काम नहीं छोड़ा। अब एक दिन एलिस की स्टूडेंट उसे बताती है कि जब वो मोना के स्टूडियो फोटो खिंचवाने गई तो मोना उसे अंदर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और मोना ऐसा काम बहुत बच्चों के साथ कर चुकी थी। ये जानने पर एलिस ने इस बार मोना को मारने का प्लान किया और एक दिन अजय और रुद्रन को बाहर घूमने भेजकर पीछे से मोना को किडनैप कर लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। और इसी तरह एक बार कार्लोस ने अपनी गर्लफ्रेंड नजीबा के ड्रिंक में दवा मिलाकर उसे बेहोश कर दिया और फिर कार्लोस ने नजीबा की गंदी गंदी तस्वीरें निकाल ली और उसे ब्लैकमेल करने लगा। जब नजीबा ने ये बात एलिस को बताई तो एलिस ने कार्लोस को भी किडनैप करके मौत के घाट उतार दिया। अब जिस दिन अजय का रुद्रन से झगड़ा हुआ था
उस दिन अजय ने न्यूज में पिछले कई सालों में मिसिंग हुए बच्चों की रिपोर्ट देखी। असल में उस रिपोर्ट में निकोल के बचपन की फोटो थी, जिसे देखते ही अजय समझ गया कि वो एलिस है। अब उसे एलिस पर शक हो गया, जिसके चलते उसने अगले दिन एलिस का पीछा किया। जहां ओडिशा की झाड़ियों में छुपके उसने एलिस को कार्लोस की बॉडी के टुकड़े करते हुए देखा। ये देखते ही अजय शॉक हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इन सब मिसिंग लोगों के पीछे एलिस है। खैर, तभी झाड़ियों के डैंडेलियंस फूलों से उसे रैशिश हो गए। अब घर वापस आकर अजय एलिस को उसके असली नाम निकोल से बुलाने लगता है। जहां एलिस समझ जाती है कि अजय को सब कुछ पता चल गया है। इस पे वो अजय को समझाने लगती है कि अजय, मैंने जो कुछ भी किया दूसरों की भलाई के लिए ही किया। मैंने जो दर्द सहा, मैं नहीं चाहती कि कोई और भी वही दर्द सहे। लेकिन अजय एलिस की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि चाहे जो भी हो, ये सही तरीका नहीं है। मैं जल्द ही पुलिस को फोन कर दूंगा। अब इस डर से एलिस अगले दिन जब रुद्रन घर पे नहीं होता, तब अजय को बेहोश करके उसे भी मजबूरन किडनैप कर लेती है। अब हम फिर से प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहां एलिस रुद्रन और भारती पर बंदूक तानी होती है और थोड़ी ही देर में वो भारती पर बंदूक चला देती है, जिससे भारती के कंधे पर गोली लग जाती है। उधर एलिस अजय को लेकर वहां से भागने लगती है ताकि कोई भी उसे अजय से अलग न कर पाए। इसके चलते वो अपने कुत्ते को एज अ गार्ड रुद्रन और भारती के पास खड़ी कर देती है ताकि ये दोनों उसका और अजय का पीछा ना करें। लेकिन तभी रुद्रन अपने फोन में से वही डॉग टॉन्ट एप्लीकेशन के जरिए हाई फ्रीक्वेंसी निकालता है, जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, और इससे कुत्ते को वहां से भगा देता है और बाहर जाके एलिस को समझाने लगता है। तभी अजय को भी होश आ जाता है और वो भी एलिस को समझाता है, जिसके चलते आखिरकार एलिस अपने हाथ से बंदूक फेंक देती है और रोने लग जाती है। और यहीं पे ये सीन होता है कट। अब कहानी के एंड में वहां पे पुलिस आ जाती है और यहीं पे हमारी कहानी हो जाती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।